कि हमारे हॉस्पिटल को वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड स्टेटस से नवाजा है। डायमंड स्टेटस टॉप मोस्ट अवार्ड होता है किसी भी सेंटर का जहाँ पे स्ट्रोक की सबसे अच्छी केयर दी जा सकती है। तो पूरे हिंदुस्तान से 4 या 5 ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हमारा ही हॉस्पिटल है जिसको ये स्टेटस लगातार दूसरे साल दिया गया है। उद्देश्य ये होता है कि इससे जागरूकता फैलती है, बीमारियों के विषय में जानकारी मिलती है और उनका बेहतर इलाज कहाँ पे संभव है इसके विषय में रोगियों को पता चलता है और वो समय से अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे स्ट्रोक प्रोग्राम का नाम समय है। समय एक्चुअली इंग्लिश से है परंतु सुनने में हिंदी का शब्द लगता है और ये बहुत ही वाजिब शब्द है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इस टाइम इज ब्रेन। ब्रेन की डिसऑर्डर्स में समय की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो समय का मतलब है स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स टू लाइफ। तो यदि समय से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया जाए तो मनुष्य की जिंदगी में कई साल जुड़ जाते हैं। इसी विषय में जानकारी देने के लिए, स्ट्रोक के विषय में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है, उस विषय में जानकारी देने के लिए ही आप सब लोगों को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। हार्ट की प्रॉब्लम्स के विषय में बहुत जानकारी है। सबको पता है कि लेफ्ट साइड में दर्द होता है और वो दर्द यदि हाथ में जाने लगे लेफ्ट साइड में और चलने पे, फिरने पे, एक्सरसाइज करने पे बढ़ने लगे तो इसका मतलब ये एंजाइना है और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। बट मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्ट्रोक के प्राइमरी लक्षण क्या होते हैं। जबकि दिल एक बड़ा शरीफ सा ऑर्गन है, दिमाग बहुत बदमाश है। दिल बड़े आसानी से माफ कर देता है। आपको दिल का दौरा पड़ गया तो रिकवरी हार्ट की काफी अच्छी हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग वो चीज होती है लेकिन यूजुअली रिकवरी के बाद पेशेंट अपने ज्यादातर काम ठीक से कर सकता है। परंतु यदि ब्रेन के कुछ सेल्स मर गए, कोई हिस्सा डैमेज हो गया स्ट्रोक की वजह से, तो उसकी रिकवरी संभव नहीं है। वो परमानेंट डैमेज होता है और यदि टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जीवन भर के लिए मनुष्य अपंग हो जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनसाधारण तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि ये स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। यदि उनको स्ट्रोक के वो लक्षण पता चलें तो इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज घर में या किसी ओपीडी में या क्लिनिक में संभव नहीं। बारे में बात करते हैं तो स्ट्रोक के मुख्य रूप से 2 तरीके के कारण होते हैं। एक जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं जिसको मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं। दूसरा जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं उनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। वो कारण जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं वो मुख्य रूप से है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्टेरॉल का होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ज्यादातर समय बैठे रह के काम करना, या फिर स्मोकिंग यानी कि बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना। ये सारे जो कारण होते हैं इन सब में हम अगर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए और इन सबको कंट्रोल किया जाए तो ये मुख्य रूप से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको उसमें ला सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल यानी कि जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं वो कारण होते हैं जेनेटिक कारण होते हैं, यानी कि परिवार में चली आ रही स्ट्रोक की बीमारी या फिर जिस कारण से हो सकता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई कोशिकाओं का गुच्छा बन सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो 2 तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि क्लॉट बन गया दिमाग के अंदर और उस वजह से ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही। दूसरा स्ट्रोक ये होता है कि दिमाग की कोई वेसल फट गई जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, जिससे दिमाग में ज्यादा प्रेशर बन गया, इस वजह से मरीज का होश में कमी आ गई या फिर एक हाथ पैर में पैरालिसिस आ गया। तो ये 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें क्लॉट बनने वाला स्ट्रोक है उसमें टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है और कुछ समय बाद जो डैमेज होगा वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो उसके स्ट्रोक के 2 जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें एक तो दवाई से एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई होती है जिसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं और दूसरा ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस। ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट सही समय पर आ गया है,
4.5 घंटे के अंदर अंदर वो आ गया है और तब हम उसे आईवी थ्रोम्बोलिसिस करके एक दवाई देते हैं। पर ये दवाई भी जितना जल्दी आए मरीज, उतना मरीज को ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4.5 घंटे तक हम आराम से बैठे रहेंगे। तो जितना जल्दी आप मरीज को लाएंगे उतना ज्यादा अच्छा आउटकम होगा। इस्केमिक स्ट्रोक की जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस्केमिक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई और खून की सप्लाई ब्रेन की कोशिकाओं को नहीं जा रही। एक चीज हमें समझनी होगी कि ब्रेन की कोशिकाएं वंस इन लाइफ टाइम मिलती, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो रीजनरेट नहीं होती। एक बार डेड तो डेड। बट ऊपर वाले ने जब ये दिया तो ब्रेन को दूसरी चीज, एक ऑल्टरनेट चीज दे दी जिसे कहा गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं अगर वो बच गई तो वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेंगी। अगर हमें ब्लॉकेज है तो हम ब्लॉकेज को जितनी से जल्दी खोल पाएं तो हम सेल्स को बचा पाएंगे या ज्यादा से ज्यादा ब्रेन के हिस्से को सरवाइव करने में हेल्प किया रहेगा, तो रिकवरी बेहतर होगी इस तरह के मरीजों की। तो 1996 में जो एक दवा का अप्रूवल आया जिससे क्लॉट लाइटिंग ड्रग कहा जाता है, लेकिन उससे बड़े क्लॉट्स जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। 20 से 25% ही बड़े क्लॉट्स या बड़े स्ट्रोक में उनमें फायदा हो रहा था। 2015 में गाइडलाइन आई 2015 में कि क्या इस तरह की बड़े क्लॉट्स को, जहां एक निराशावाद का, निहिलिज्म का अप्रोच आ गया था कि इस तरह के स्ट्रोक तो रिहैबिलिटेशन में चले जाते हैं और ये मरीज जो है जिंदगी भर बेड पे पड़ा रहता है और इसका आगे जो है कभी फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं हो सकता अगर बड़ा स्ट्रोक हो गया, और हमेशा से वो परिवार पे डिपेंडेंट हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। 2015 में इस बड़े स्ट्रोक को रिकवर कराने के लिए एक रिवोल्यूशनरी थेरेपी को अप्रूवल, जो पहले से चल रही थी लेकिन उसको अप्रूवल स्ट्रोक एसोसिएशन ने मान्यता दे दी, जो टॉप मोस्ट एविडेंस, मतलब क्लास 1 लेवल ऑफ एविडेंस है ये। मतलब किसी भी अगर इस तरह का पद्धति को इस तरह की मान्यता मिलती है, मतलब इसका करना जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें, नहीं तो दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। और फिर यही पेशेंट वापस से आईसीयू में आते हैं, वहां पे भी जो केयर है वो न्यूरो इंटेंसिव केयर की टीम को देख रही है। तो ये एक पूरे टाइम हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम कवर की वजह से ऐसे पेशेंट्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स निकल पाते हैं, जिसमें आईसीयू की टीम का और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम का। और चूंकि हमारे यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर की टीम में ही हेड करता हूँ, तो ये एक पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है कि उसको प्री प्रोसीजर से ही पता होता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और अंदर जाके हम लोग उसको आईसीयू के अंदर भी वही कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर दे पाए। जैसे आपने अभी तक सुना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट क्या चीज़ होती है, जिसमें जैसे ही मरीज किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम के साथ किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में अराइव करता है तो वहाँ से उसकी असेसमेंट चालू होती है। पहले ये डिवाइड किया जाता है कि क्या किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्या वो ब्लॉकेज के कारण है या वो ब्रेन हेमरेज के कारण है। तो जैसे डॉक्टर अर्चना ने भी आपको बताया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं ऐसे स्ट्रोक के। तो सबसे मुख्य कारण जो जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल की 2 कैटेगरीज बताई गई, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं जब हम किसी के अंदर ये रिस्क फैक्टर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको जिंदगी में कभी पहली बार भी स्ट्रोक नहीं हुआ। मगर एक बार अगर स्ट्रोक किसी को हो चुका है तो दोबारा ऐसा स्ट्रोक ना हो, तो उसके लिए भी इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उसकी ऑप्टिमल ट्रीटमेंट की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या हम छोड़ दें, हमें फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो सिम्टम उस पर्टिकुलर स्ट्रोक से उत्पन्न हुए हैं वो वैसे धीरे धीरे सुधार आता है। तो उनको लगता है कि जो मेरे को एक क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए या नया क्लॉट बनने से रोकने वाली चाहे एक 70 पैसे की गोली एस्पिरिन है, क्या मुझे बंद कर देनी चाहिए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वही है जो एक सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी आपका उतना ही ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, चाहे वो एक्यूट फेज है जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि एकदम बहुत कंट्रोल नहीं करना, शुगर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल। एक और रिस्क फैक्टर जिसके अंदर बहुत कॉमनली यंग पॉपुलेशन में और देखा जा रहा है, जो एक वजन रिलेटेड है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जो खराटे सुने होंगे बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, रात को उनके ऑक्सीजन की मात्रा गिरती है। ये ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। तो बहुत इन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करके हम सेकेंडरी स्ट्रोक को भी सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक आता है कि इन पेशेंट्स का क्रॉनिक फॉर्म, जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद
चाहे वो रिहेबिलिटेशन के सर्विसेज में जाते हैं, चाहे वो फॉलोअप के लिए आते हैं, तब उनको एक कांस्टेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन और एक गाइडेंस देना। हम हमेशा बताते हैं कि स्ट्रोक की रिकवरी कुदरती होती है, मगर उसके लिए एक माहौल बनाना, उस स्ट्रोक के लिए रिकवरी करना उतना ही जरूरी है जितना कि उस स्ट्रोक के लिए दवा लेना। तो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजियोथेरेपी, आपके रिस्क फैक्टर्स का ट्रीटमेंट, उनकी ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अभिन्न अंग है। और जैसे आपने अभी तक देखा, हमारी टीम एक स्पोक और हब मॉडल में काम करती है। समय आपने हमारी टीम का जो एक स्लोगन है स्ट्रोक मैनेजमेंट में, तो उसका एक और अभिन्न अंग है कि हम पेरिफेरी में भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के फिजिशियंस हैं, उनकी भी टाइम टू टाइम CMEs होल्ड करते रहते हैं, ताकि वो इस सारी पद्धति और इस टेक्नोलॉजी से अवगत रहे और पेशेंट्स को टाइम रहते आइडेंटिफाई कर सकें और टाइम रहते प्रॉपर तरीके से रेफर भी करें। ये भी जो आपके माध्यम से हम जनता के पास एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि स्ट्रोक में जो समय की वैल्यू है उसको। तो टाइम इज ब्रेन, ये बोला जाता है सारे विश्व में कि जब भी स्ट्रोक है तो आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाना है ताकि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो उस टाइम को हमने समय में कन्वर्ट कर दिया और एक निमोनिक बनाया कि समय इज इक्विवेलेंट टू टाइम। तो स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स। तो वो जो क्षण आप बचाते हैं उससे आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई साल जुड़ जाते हैं। जैसा डॉक्टर अर्चना ने अभी बताया आपको, मुंह का टेढ़ा होना या मुंह का सुन्न होना, शरीर का एक साइड काम ना करना या सुन्न हो जाना, बहुत तेज चक्कर आना, ऐसा लगना कि बहुत तेज सर में दर्द हुआ जिसमें ऐसा लगे कि सर फट गया है, डबल विजन या इम्बैलेंस, ये 5 या 6 मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। इसका कारण 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। तो कोई खून की नस बंद होने की वजह से होता है स्ट्रोक, जिसे इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और नस फटने से स्ट्रोक होता है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। यदि कारणों का विषय समझा जाए तो कोई एक कारण नहीं है जिसके ऊपर हम लेबल लगा सकते हैं कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओल्ड एज, मेल सेक्स, पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन, ये तो वो है जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स, बॉडी में विटामिन की कमी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हैं जो स्ट्रोक के इंडिकेशंस बढ़ाती चली जाती हैं। तो यदि शुगर है मान लीजिए, तो रिस्क होने का, स्ट्रोक का रिस्क होने के चांस यदि 2% है, तो अगर जो वो रिस्क साथ में ब्लड प्रेशर भी जुड़ जाता है तो वो 10% हो जाता है। यदि स्मोकिंग जुड़ जाती है वो 20% हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जैसे जैसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए आपका हाथ का अंगूठा कट गया, ये दोबारा उग नहीं सकता, तो ये बाकी 4 उंगलियां जोड़ तोड़ करके इस अंगूठे का काम करना शुरू करेंगी, बट ये अंगूठा नहीं उगेगा। बट ये हमारा अंगूठा है, ये 80% काम करता है हाथ का, तो आपका हाथ बेकार हो जाएगा, 20% ही काम कर पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये वाली छोटी उंगली यदि डैमेज हो जाए, कट जाए, तो हमारी 4 उंगलियां 80% 90% काम कर पाएंगी हाथ। तो जितना बड़ा डैमेज उतनी कम रिकवरी। नहीं पता था, तो जब आप ही लोगों को नहीं पता, जबकि आपका इंटरेक्शन हमेशा डॉक्टर कम्युनिटी से होता रहता है, तो आप सीधे साधे तो लोगों के बारे में सोचिए। उनके हिसाब से तो लकवा मार गया तो कान में घास लगवा लेंगे, या खरोड़े का जूस पियेंगे, या कबूतर के खून की मालिश करवाएंगे, कुछ भी करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ये सोच बदलना सबसे इम्पोर्टेंट। ये सोच टेढ़ापन हो जाता है उससे ठीक होने का चांसेस बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। अगर ऑपरेशन का नहीं, ऑपरेशन की तो आवश्यकता ज्यादातर केसेस में नहीं पड़ती। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये तो एक प्रोसीजर है, इसमें बाहर से कोई काटपीट नहीं होती। आई थिंक यू एक्सप्लेन। तो अभी हमने बात करी थी कि बड़े नस का स्ट्रोक मतलब एक ब्लॉकेज, एक क्लॉट जाके बड़े नस को ब्लॉक कर दिया और खून की सप्लाई आगे नहीं जा रही। खून की सप्लाई, खून क्या ले जाता है शरीर के लिए? खून ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन उस हिस्से में नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो हिस्सा डेड हो रहा है। जितनी देर तक वो रिजर्व है तब तक वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। हमें जितनी जल्दी हम उस क्लॉट को निकाल पाएंगे उतना ज़्यादा हम ब्रेन के टिश्यू को बचा पाएंगे। उसको जो निकालने का तरीका है
जब एक तो क्लॉट लाइटिक दवा है कि वहां पे दवा चली जाए और वो क्लॉट को घोल दे, लेकिन बड़ा क्लॉट होता तो दवा नहीं घोल पाती। उसका जो तरीका है वो ये कि उसके अंदर पैर की नस के ये सब नसें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। पैर की नस या हाथ की जो नस, आर्टरी जिसे हम कहते हैं, आर्टीरियल सिस्टम बॉडी में, शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है, उसके रास्ते से हम ब्रेन की उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ क्लॉट है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इस हिस्से में ब्लॉकेज है, उस क्लॉट को ट्रैप करके उसको पकड़ के खींच के निकालते हैं, उसको बाहर निकाल के लेके आते हैं ताकि आगे का फ्लो स्टैब्लिश हो पाए। तो बहुत ही आसान से उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि घर में पाइप है जो पानी की सप्लाई वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, तो प्लम्बर क्या करेगा? वही हम प्लम्बिंग का जॉब करते हैं कि वो पानी की सप्लाई वापस स्टैब्लिश हो जाए, हम प्लॉट को जो ब्लॉकेज है उसको खोल पाए। ये जो तो हम 70% या 80% टाइम जो है नस खोलने में कामयाब, एक तो नस खोलने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आज से 2 साल या 3 साल पहले हम 70 से 80% नस खोलने में कामयाबी का देते थे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई कि हम इसको अब 90% के आसपास हम बोलते हैं कि 90% टाइम हम नस खोलने में, मतलब जो ब्लॉकेज है उसको खोलने में कामयाब हैं। ये ट्रांसलेट क्लिनिकल रिकवरी में कितना करेगा, मतलब कितने लोग इसमें रिकवर करेंगे? हर आदमी हो सकता है रिकवर ना करे, लेकिन फिर भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि अराउंड 70% ऑफ मरीज, 60 से 70% ऑफ द मरीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम जब कहते हैं तो कुछ इमीडिएटली भी, कुछ 3 महीने तक, जो है 3 महीने तक के इसमें रिकवरी शो करते हैं और ये अपने इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में वापस आ जाते हैं 60 से 70%। अब जहां तक कॉस्ट की बात है, ये डेफिनेटली एक कॉस्ट कैरी करता है, इस पे सरकार भी, इस पे हम लोग भी इस चीज के लिए अवेयर हैं कि कॉस्ट कैरी करता है। बट अगर इस थेरेपी का ऑन द अदर साइड हम देखें तो जो मरीज, एक सपोज एक मेल 50 ईयर ओल्ड मेल जो फैमिली का अर्निंग मेंबर है, वो अगर डिसेबल हो जाता तो पूरी फैमिली फाइनेंशियली चैलेंज हो जाती। वो अगर फाइनेंशियली वापस अपनी रिपोजिशन को गेन कर लेता है तो आप जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है और जो इस तरह के प्रोसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कैरी करते हैं लॉन्ग टर्म। तो प्रोसीजर वाइज अगर हम उस दोनों को कंपेयर करके देखें तो प्रोसीजर का कॉस्ट और रिहैबिलिटेशन कॉस्ट में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अंतर है, वो कॉस्ट काफी माने रखता है। अमूमन ये 3 से 4 लाख का प्रोसीजर कॉस्ट कैरी। एक तरह से आप कह सकते हैं सेंटर में रहते हैं, हम सबके साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही पेशेंट अराइव होता है ईआर के अंदर, उसके स्ट्रोक किस तरीके का हुआ है, जैसे डॉक्टर तारिक ने बोला बड़े वेसल का स्ट्रोक हुआ है या किसी छोटे वेसल का स्ट्रोक हुआ है, करने के लिए सबसे पहले एमआरआई की जरूरत पड़ती है। जब एमआरआई के लिए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स चूंकि अपने होशो हवास में नहीं होते हैं तो उनको सिडेशन लगता है, सुलाने की जरूरत पड़ती है कि ताकि उनकी वो अपनी गर्दन ना हिलाएं उस एमआरआई के अंदर और उनकी इमेजिंग ठीक से आ सके। तो वहां से ही एनेस्थीसिया या न्यूरो एनेस्थीसिया या न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का काम शुरू हो जाता है। वहां से जब वो उसको सुलाते हैं तो वो ये भी ख्याल रखते हैं कि वो सुलाने की दवाई ज्यादा ना हो ताकि उसका असेसमेंट भी हो सके, और प्लस वो ऐसी अगर सिचुएशन में है कि वो अपनी ही बलगम को अगर अपनी छाती में ले जाए तो उस टाइम पे कई सारी चीजें खराब हो सकती हैं। प्लस जिस तरीके के ये पेशेंट होते हैं, ये एक उम्र दराज पेशेंट की बीमारी है। वैसे आजकल के टाइम में यंग स्ट्रोक भी आने लगे हैं लाइफस्टाइल्स की वजह से, मगर ऐसे पेशेंट्स को कई बार सिर्फ दिमाग की ही प्रॉब्लम नहीं आती, उनके हार्ट की वेसल्स भी ब्लॉक हो रखी होती है। तो ऐसे समय में उनको कार्डियक मॉनिटरिंग और साथ में कई बार वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे डाल के ही एमआरआई से शुरुआत होती है। फिर वहां से हम ऐसे पेशेंट्स को अगर क्लॉट बस्टिंग के बाद इनको हमें डीएसए लैब ले जाना पड़ता है वो क्लॉट को निकालने के लिए, तो वहां पे भी न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम वहीं पे रहती है। वो ना सिर्फ उसको सिडेशन देती है, वो उस टाइम पे ये भी ध्यान रखती है कि ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर लेवल से कम जाता है तो उसको रिपीट स्ट्रोक होने के या और दिमाग में और चीजों के डैमेज होने के खतरा बना रहता है।